नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं 10 का दम और खबरों की शुरुआत अयोध्या से करते हैं, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम भक्तों को नई सौगात देने की तैयारी में है। आज से रामलला की आरती का श्रद्धालु घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे। अब तक जो रामलला की आरतियों के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, वो आज सुबह की मंगला आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक सभी 5 आरतियों के दर्शन कर सकेंगे। आज से 5 आरतियों का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। रामलला की आरतियों के दर्शन आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर प्रसारित किया जाएगा, जिसे आप देख सकेंगे। और आपको बता दें कि सुबह 6 बजे रामलला की मंगला आरती होती है। इसके बाद सुबह 6:45 पर उनकी श्रृंगार आरती की जाती है। इसके बाद दोपहर 12 बजे भोग आरती और शाम 6 बजे संध्या आरती होती है और फिर शाम को 7:30 बजे शयन आरती की जाती है। अस्थाई मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं, तभी इसकी घोषणा हुई थी कि अब ऑनलाइन रामलला के आरती दिखाई जाएगी। और यह सुनकर के बहुत प्रसन्नता रही कि अब रामलला की आरती अयोध्या में होगी, ऑनलाइन और लोग सब देखेंगे और कि रामलला की आरती कैसे होती है, रामलला का स्तुति कैसे होती है, रामलला किस रूप में है और कितने प्रकार के उनके वस्त्र बदले जाते हैं, कैसे कैसे उसकी झांकी होती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए निमेश अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, राम भक्तों के लिए ये एक बड़ी सौगात है कि अब रामलला की 5 वक्त की जो आरतियां हैं वो अब लाइव देख सकते हैं। जी बिल्कुल नीलू, आपको बता दें कि कल ही यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट का शुभारंभ हुआ है। पर्यटन मंत्री यहां रामलला के दर्शन को आए थे और उसके बाद उन्होंने आरती में शिरकत की और फिर रामलला तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट पर रामलला की आरती के साथ साथ राम मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्य, साथ ही अयोध्या के प्रबुद्ध जो मंदिर हैं जहाँ पर जाने के मार्ग हैं, रुकने के साधन, साथ ही तमाम तरीके की और फैसिलिटी रहेगी कि कहाँ से किस तरीके से जाना है, किस तरफ से मैप मंदिरों के रहेंगे, तो इस तरीके की तमाम सुविधाएं रहेंगी। साथ ही ट्रस्ट का जो आधिकारिक बैंक अकाउंट है वो भी इस पर अपलोड रहेगा, जिससे कि लोग जागरूक रहें, जो राम मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं वो इस पर कर सकते हैं। साथ ही सुबह मंगला आरती से लेकर शाम की शयन आरती ये बेहद खास होगी। मंगला आरती लगभग सुबह 6 बजे होती है, 6:45 पर भगवान की फिर श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद दोपहर में 12 बजे भोग आरती होती है, उसके बाद भगवान बंद किए जाते हैं। फिर शाम को संध्या आरती होती है और उसके बाद शाम को सबसे आखिरी रात्रि 7:30 बजे होती है भगवान की शयन आरती। इसमें भोग लगाने के बाद भगवान को शयन में भेजा जाता है। तो ये 5 जो आरतियां हैं ये अपलोड करने की तैयारी में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रशासन है। साथ ही राम मंदिर से जुड़ी हुई तैयारियां, जो मंदिर निर्माण से चल रही गतिविधियां हैं, उसकी भी जानकारी वेबसाइट पर लोगों को आसानी से मिल सकेगी। लोग ये जान सकेंगे कि रामलला परिसर में किस तरीके का निर्माण हो रहा है, आगे की क्या योजनाएं हैं, किस मार्ग से रामलला पहुंचा जा सकता है, अयोध्या के प्रमुख मंदिर कौन है, अयोध्या की प्रमुख धर्मशालाएं कौन है, जिसमें तमाम जानकारी होगी और साथ ही साथ इसको चलाया जाएगा। जिस तरह से रामलला ट्रस्ट के लोग हैं वो इसको चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही हम कहेंगे निमेश, कि जो राम भक्त हैं जिन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए थे अब तक, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। 334 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में इतना ही नहीं, 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,881 नए कोरोना पॉजिटिव केस भी मिले हैं। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,66,946 हो गया है। इनमें एक्टिव केसेस 1,60,384 हैं। 1,94,325 मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। और वहीं कोरोना से देश में अब तक 12,237 लोगों की जान भी जा चुकी है। और कानपुर से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर कानपुर में एक साथ 58 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और ये केस बताया जा रहा है संवासिनी गृह की 33 लड़कियों में ये कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। अधिकारियों में आप इसको लेकर हड़कंप मच गया है। कानपुर में अगर इस वक्त हालात की बात की जाए तो 842 कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा पहुंच चुका है। 333 एक्टिव केस हैं और 30 की इसमें मौत हो चुकी है।
बागपत में मिले 24 नए कोरोना पॉजिटिव, 99 हुई कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद। एक साथ 24 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। रोजाना लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। बड़ौद, बागपत, खेकड़ा क्षेत्र में ये नए मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 32 तक जा पहुंची है। 24 घंटे में 35 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद अब तक यहां पर जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद है वो 718 है और अब तक 413 डिस्चार्ज भी हुए हैं, जबकि एक्टिव मरीज जो हैं वो 273 है। बस्ती में भी 36 लोगों में कोरोना की जांच रिपोर्ट जो की गई थी वो पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक 298 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 200 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर भी लौटे हैं और अब जिले में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बस्ती में अब 98 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। फिरोजाबाद में 24 घंटे में मिले 22 कोरोना पॉजिटिव। शिकोहाबाद में पिता पुत्र की कोरोना के चलते मौत तक हो गई। संक्रमितों का आंकड़ा अब 423 तक जा पहुंचा है। एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव मिला है। सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर के 2 कर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कोरोना की इस चेन को तोड़ने में प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रहा है। तो प्रतिदिन टूट रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का रिकॉर्ड। कैसे सुधरेंगे हालात? रोजगार की तलाश में हो रही है नियमों की अनदेखी। ताजा हाल जानने के लिए अपडेट लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे तमाम संवाददाता। अलाउद्दीन लखनऊ से है इस वक्त। इसके अलावा हिमांशु आगरा से जुड़ेंगे। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। अलाउद्दीन के पास ही पहले चलते हैं। अलाउद्दीन, रोज हम देखते हैं जब हमारी बातचीत होती है और ग्राउंड रिपोर्ट जब आप देते हैं तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कल एक चीज आपने अच्छी दिखाई थी कि अब पूल टेस्टिंग की जा रही है। हालात लखनऊ के इस वक्त किस तरीके के हैं और आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, चाहे वो टेस्ट का नतीजा हो या फिर तेजी से तमाम जगहों पर जिस तरह से व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया हो, लेकिन तादाद लगातार बढ़ रही है। आज सुबह की फिर जो रिपोर्ट 10:02 की रिपोर्ट है, लेटेस्ट 16 नए कोरोना पॉजिटिव राजधानी लखनऊ में मिले हैं। राजाजीपुरम जो सबसे पाश इलाका है, गोमती नगर राजधानी लखनऊ का एक पॉश इलाका, और इन दोनों जगहों से 10 मरीज। माल एवेन्यू यानी कि जो कि राजभवन से सटी हुई दीवार का जो इलाका है माल एवेन्यू का, 2 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले जो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार में थे ललई यादव, उनके घर के दोनों लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरी खबर स्थानीय कवरेज करने वाले पत्रकारों से जुड़ी हुई है। फील्ड में कवर करने वाले 2 पत्रकारों को कोरोना पॉजिटिव आज फिर से पुष्टि हुई है। इसमें एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ और साथ ही में एक और न्यूज एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं। कुल मिलाकर के 8 लोग अब संक्रमित पत्रकार हो चुके हैं राजधानी लखनऊ में। तो कुल 16 नए आंकड़े हैं। तो ऐसे में भयावह समझ सकते हैं कि अब क्या जो है हर गली कूचे से लेकर के हर काम करने वाला आदमी से संक्रमित हो रहा है। लगातार आंकड़े बढ़े हैं। अब ये आंकड़ा 700 से ऊपर लखनऊ में जा रहा है। इवन ऑफ रिकॉर्ड जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मानते हैं कि शायद अगला हफ्ता 1000 के आंकड़े तक ना पहुंच जाए राजधानी लखनऊ में। हालांकि जहां तक राजधानी लखनऊ में बात है बेडों की, सुविधाओं की, बिला शक शुबह जो आदमी भी पॉजिटिव हो रहा है उसके घर को लोगों को क्वारंटीन करना, उनके घर के लोगों को उठा करके लेकर जाना, उनको सही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, और सारा काम राजधानी लखनऊ में बदस्तूर चल रहा है। अभी वहां पर इंतजाम तो है, बिल्कुल अलाउद्दीन, वहां इंतजाम तो है, लेकिन मामला ठीक है, आप ट्रेस कर रहे हैं, आप इलाज दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है कि संक्रमण को रोकना, जो कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आगरा से हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए, यहां पर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की मौत है वो कहीं ना कहीं उसके आंकड़े अभी कम है, जो कि एक तसल्ली देने वाली बात हो सकती है। लेकिन जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चिंता जरूर सबके पेशानी पर लेकर आते हैं। जी नीलू, आगरा में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और 19 कोरोना पॉजिटिव नए मिले हैं 24 घंटे के भीतर। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से, यानी आगरा में 3 दिन बाद अनलॉक शुरू हुआ था, 16 दिन हो गए अनलॉक के और उसमें 27 मौत हो चुकी है।
कुल संख्या 1107 हो चुकी है आगरा में। और अब जो आ रही दिक्कत वो ये आ रही है, चूंकि पब्लिक का मूवमेंट बढ़ा है तो ऐसे में सरकारी दफ्तरों में कोरोना का प्रवेश हो रहा है। आयकर विभाग सीडीओ ऑफिस जो है वहाँ के एक मत्स्य विभाग के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आयकर भवन में कार्यरत एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद अब शिक्षा विभाग के जेडी कार्यालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। साथ ही साथ सेंट्रल जेल और जिला जेल में कोरोना पॉजिटिव का प्रवेश पहले हुआ था, अब अस्थायी रूप से जो जेल बनाई गई है उसमें भी 2 महिला बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है। कुल जो संख्या है स्पॉट की, हॉट स्पॉट की, वह 70 हो चुकी है। इसमें गांवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका एक कारण और भी है कि टेस्ट अब ज्यादा होने लगे, लगातार टेस्ट हो रहे हैं। बीच में जो टेस्ट 150-200 हो रहे थे, अब 300 से लेकर 400 टेस्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल टेस्टिंग ज्यादा हो गई है, इसलिए अब आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है कि इसको जो एक चेन टूटनी चाहिए थी वो चेन टूटती दिखाई नहीं दे रही है। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात की जाए, हमने देखा है कि ठीक है व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई है, टेस्टिंग भी लगातार हो रही है। टेस्टिंग अगर ज्यादा हो रही है तो फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद भी ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस चेन को तोड़ा कैसे जाए वो अब तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बल्क में लोग कोरोना संक्रमित अब अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए नीलू जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। उस सवाल का जवाब आपको ऐसे देता हूं कि बनारस में जो पिछले 7 दिन में जो केस निकले या पिछले 15 दिन में जो केस निकल रहे हैं, उनका सोर्स नहीं पता चल रहा है। मतलब कि जो कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं वो ये नहीं पता पा रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं वो घर से नहीं निकले और उनका मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं था। तो ऐसे में जब तक सोर्स नहीं पता चलेगा, चेन टूटना या चेन तोड़ना एक बड़ी चुनौती साबित रहेगा। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स हैं वो संक्रमित निकल रहे हैं। आज फिर एक निजी एक डॉक्टर हैं लंका के, वो संक्रमित निकल रहे हैं। तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो एहतियात की बातें हैं और जो सबसे सिक्योर, मतलब जैसे कहते हैं सबसे सुरक्षित जो इलाका होता है, वो भी जो है संक्रमित हो रहा है। एक महिला फिर यहीं पर जो है महिला उद्यमी है वो संक्रमित निकली है। तो फिलहाल अब जबकि आप तस्वीरों में देख रही हैं बनारस में मानसून ने दस्तक 2 दिन पहले दे दी है, तो ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि जगह शहर में अलग अलग इलाकों में जलभराव है और पानी निकासी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में मलेरिया जनित बीमारी यानी कि डेंगू यानी कालाजार, ये सब तमाम सारी और स्वास्थ्य विभाग के पास होने जा रही है, जबकि कोरोना लगातार चल रहा है। तो आने वाले वक्त पे मुश्किलें कम नहीं हैं, सबको एहतियात बरतना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हर साल पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में डेंगू से मौत होती है। पूरे सरकारी बिल्कुल आने वाला समय उपेंद्र बहुत चुनौती भरा है, क्योंकि बरसात की शुरुआत होगी और बरसात के साथ कई तरह की वायरस जनित बीमारियां भी आती है, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उससे भी निपटने की जरूरत है। और कोरोना तो है ही, ऐसे में हमें और आपको सबको एहतियात बरतने की जरूरत है। अमित राणा भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है कोरोना वायरस, कहीं से चेन टूटती दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, वो उनको खुद तो नहीं पता है लेकिन वो कई लोगों को और संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे में स्थिति गाजियाबाद की क्या है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा नीलू, जिस तरीके से गाजियाबाद हमेशा सुर्खियों में रहा है, इस बार फिर सुर्खियों में है। वजह है कि कोरोना के लगातार पेशेंट यहां बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो 7 कोरोना पेशेंट की यहां पर मौत हो चुकी है और एक ही दिन में 35 नए मामले कोरोना के निकलकर भी आए हैं। वहीं अब तक एक्टिव पेशेंट की अगर हम बात करें तो 273 एक्टिव पेशेंट गाजियाबाद में है। इसकी वजह साफ तौर पर यही देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली नोएडा से जुड़ा हुआ इलाका है, एनसीआर का अहम हिस्सा कहा जाता है गाजियाबाद को। ऐसे में जो दिल्ली और नोएडा से यहाँ जो लोग बाग अप डाउन करते हैं, उनके द्वारा यहाँ संक्रमण की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर दिल्ली बॉर्डर और जो नोएडा बॉर्डर है वहां पर सीलिंग भी की गई थी। जो नोएडा के सटा हुआ इलाका है खोड़ा में सेक्टर स्कीम लागू की गई थी, साथ ही लोनी इलाके में भी सेक्टर स्कीम लागू की गई थी। शासन और प्रशासन बेशक अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके कोरोना का जो कहर है वो लगातार लोगों को अपने आगोश में लेता जा रहा है। इसकी वजह यही है कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है तभी से इस तरह के पेशेंट गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं कि जिनकी तादाद बेइंतहा बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि अब तक के मामले में
सबसे ज्यादा मौत जो एक दिन के अंदर हुई है, 7 मौत एक दिन के अंदर गाजियाबाद के भीतर हुई हैं। उसके अलावा 35 नए मामले गाजियाबाद में देखने को मिले हैं। दिन ब दिन ये जो आंकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो मौत का आंकड़े की हम बात करें, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल लॉकडाउन की कोई उम्मीद नहीं है, प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात कर दी है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कामकाज भी हो रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना भी लगातार पैर पसार रहा है। और हमारी दरख्वास्त है तमाम दर्शकों से कि ठीक है, आप कामकाज के लिए बाहर निकले, लेकिन जो भी नियम कानून बनाए गए हैं कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए, उसका पालन जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली एनसीआर में तेजी से पांव पसार रही कोरोना बीमारी की रोकथाम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज एनसीआर के डीएम और डीसी के साथ बैठक करेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली से सटे अन्य जिलों के डीएम, डीसी इस बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 बजे आज ये बैठक हो रही है। तो बड़ी बात है, गृह मंत्री अब जिस तरह से कोरोना का संक्रमण दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जो कि आसपास के शहर हैं उस पर भी देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर कि किस तरह से कोरोना बीमारी से लड़ा जाए, गृह मंत्री अमित शाह आज एनसीआर के डीएम और डीसी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली से सटे अन्य जिलों के डीएम, डीसी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये बैठक 11 बजे अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जानने की कोशिश होगी कि जो दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका है वो कितना इफेक्ट है कोरोना से और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए किस तरह की तैयारी की जा सकती है। और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में हालात बेहद खराब है। और इसके अलावा जो आसपास के जो भी शहर है, बड़े शहर हैं दिल्ली एनसीआर के, चाहे वो गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, उनमें भी स्थिति अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक होने वाली है। शैलेंद्र वांगो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, स्थिति विस्फोटक हो गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आएगा? क्या इस हालात पर चिंता होगी और कुछ सॉल्यूशन इस पर खोजने की कोशिश होगी इस बैठक के जरिए? बिल्कुल नीलू, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एनसीआर के जो डीएम्स हैं या डीसीज हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। आज ये बैठक 11 बजे होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये बैठक होगी। और उसमें अहम बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के जितने डीएम्स हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। अगर हम मुद्दों की बात करें तो कई अहम मुद्दे हैं कोरोना से जुड़े हुए कि कोरोना को कैसे काबू में लाया जाए, खासतौर से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, क्योंकि हब बताया जा रहा है अब दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस हैं। हालांकि यूपी से सटे जो एनसीआर के एरियाज हैं या हरियाणा से सटे जो एनसीआर के एरियाज हैं वहां पर ज्यादा मामले नहीं हैं। लेकिन एक अहम बात आपको याद दिला दे नीलू कि अब से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सभी तीनों राज्य बैठकर चर्चा करें मूवमेंट को लेकर, क्योंकि मूवमेंट को लेकर बहुत कंफ्यूजन था पिछले दिनों। अभी भी दिल्ली ने अपने बॉर्डर्स को खोल दिए लेकिन यूपी ने बॉर्डर्स नहीं खोले हैं, तो आवाजाही के लिए आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो एक कॉमन पास की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो माना जा रहा है कि आज की इस बैठक के दौरान कॉमन पास को लेकर, मूवमेंट को लेकर, आवाजाही को लेकर भी चर्चा होगी और डीएम से उनकी राय ली जाएगी, जिसके बाद अगला कदम गृह मंत्रालय की तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें न सिर्फ मूवमेंट पास बल्कि कोरोना से निपटने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हॉस्पिटल बेड्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी है, इन तमाम पहलुओं पर, और टेस्टिंग, खासतौर से टेस्टिंग को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि दिल्ली को लेकर भी खुद गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले हमें नजर आए थे। वो उन्होंने मीटिंग्स की थी दिल्ली में सीएम के साथ, एलजी के साथ, और अगले दिन ऑल पार्टी मीटिंग भी की थी दिल्ली में। उसके शाम को वो एक हॉस्पिटल का दौरा भी करने के लिए गए थे। तो माना जा रहा है कि बिल्कुल शायद तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति थोड़ी दिक्कत भरी हो गई है। इसको लेकर काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की आवाजाही, चूंकि चाहे वो हरियाणा में रहते हो या फिर यूपी में रहते हो, वो आपस में एक दूसरे के लोग इधर से उधर जाते हैं, जिनको सुगम बनाने की भी कोशिश की जाएगी और कोरोना से कैसे निपटा जाए वो भी इस बैठक में आज चर्चा होने की उम्मीद है। और देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अनलॉक 1 के 18वें दिन भी दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को राहत नहीं मिली है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश बॉर्डर आज भी सील है। सिर्फ 5 जरूरी सेवा और चिकित्सा उपचार से जुड़े लोगों को ही मिल रही है। नोएडा में एंट्री दी जा रही है। नोएडा दिल्ली डीएनडी पर दोनों तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस एक गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस बिना पास वालों को वापस भेज दे रहे हैं, जिससे डीएनडी पर लंबा जाम लग रहा है। डीएनडी पर क्या है मौजूदा स्थिति, बता रहे हैं राजीव तिवारी। दिल्ली से नोएडा में एंट्री पाना आसान नहीं है। जिनके पास और जरूरी सेवा से जुड़े हुए जो लोग नहीं हैं उनको नोएडा में एंट्री नहीं दी जा रही है। वही स्थिति अब नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों के साथ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं इस समय डीएनडी पे हूँ और आप देख सकते हैं ये सभी लोग जो है या दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो जाने वाले लोग हैं उनको भी यूपी पुलिस चेक कर रही है। जिनके पास और परमिशन नहीं है और जो जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जो चिकित्सा उपचार से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, अगर वह दिल्ली में एंट्री लेते हैं तो उनका एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग चेक कर रहे हैं, बिना पास वाले लोगों को वापस कर रहे हैं। यूपी पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि बिना पास के लोग सुबह के समय दिल्ली के लिए तो निकल जाते हैं, लेकिन जब उधर से लौटते हैं और नोएडा में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी चेकिंग की जाती है और चेकिंग की व्यवस्था पूरी तरह से सख्ती से है। तो ऐसे में दिक्कत होती है जो लोग वापस नोएडा आते हैं अपने घर के लिए, उनको भी और पुलिस को भी। तो इसलिए सुबह के समय जो है यहाँ पे यूपी पुलिस पूरी सख्ती के साथ चेकिंग कर रही है। जिनके पास परमिशन नहीं है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। सुबह का समय है, पुलिस का कहना है कि लोग आसानी से निकल जाते हैं दिल्ली के लिए, लेकिन शाम को जो दिक्कत होती है उस दिक्कत से निजात पाने के लिए अब जो है नोएडा से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। जिनके पास नहीं है उनको सीधे जो है नोएडा वापस कर दिया जा रहा है। तो यह एक बदलाव इस समय नोएडा और दिल्ली डीएनडी पे देखने को मिल रहा है। पहले सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए थी जो दिल्ली में रहते थे, नोएडा में अपना कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, काम धाम करते थे, तो वो बिना पास के एंट्री नहीं पाते थे। लेकिन अब नोएडा के जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं और उनके पास नहीं है तो उनका भी जो है दिल्ली में प्रवेश अब आसान नहीं है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी।